हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर UPSC, BPSC, UPPCS, JPPCS, MPPCS और अदर PCS एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसके करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सीरीज चलाई जा रही है। यह जो है वेस्टर्न थिंकर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित विषय में आपको बेहतर ढंग से अध्ययन करना है, या फिर पेपर 4 जो होता है एथिक्स, उसमें आपको वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर और मिडल ईस्ट थिंकर, चाइनीज थिंकर, सारे थिंकर को पढ़ना होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है ताकि आप लोगों को कुछ सहायता मिल सके। तो चलिए आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। वेस्टर्न थिंकर में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को। अरस्तु के बाद पढ़े हम लोग हॉब्स को, उसके बाद जॉन निकोल्स को पढ़े हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़े हैं लिथियम को पढ़े हैं। अब हम लोग जीन जैक्स रूसो को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं वह दास्ता की स्थिति में रहती है रूसो जनतंत्र की भी आलोचना करता है, क्योंकि उसमें उत्तराधिकार की समस्या बना रहती है। वह कुलीन तंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। उसने कुलीन तंत्र के 3 प्रकार माने हैं। और मैं बता दूं साथियों कि यह जो है PDF में हो या फिर जो बुक होती है उसमें कुछ लेटर का जो है त्रुटि होती है। तो वो त्रुटि के कारण क्या है कि मेरी लैंग्वेज क्या है कि जो थोड़ी टूट जाती है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या है कि कुछ सुधार इसमें करेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हर एक जो है मतलब कि मान लीजिए जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ते हैं, फिर हमारे माइंड में आता है कि नहीं ये तो क्या है कि ऐसे बैठेगा और ये गलत लिखा हुआ है। तो उस स्थिति में हम उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो साथियों आप लोग यह विनम्रतापूर्वक अगर ये देखेंगे और सुनेंगे और पढ़ने का कोशिश करेंगे, यह बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसने कुलीन तंत्र के 3 प्रकार माने हैं: प्राकृतिक, वंशानुगत तथा निर्वाचनात्मक। निर्वाचित कुलीन तंत्र को वह सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहता है। मॉन्टेस्क्यू की भांति रूसो का मत था कि भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां किसी देश की शासन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती है। कृषि प्रधान तथा औद्योगिक देशों की शासन प्रणालियां सर्वथा भिन्न होगी। रूसो शासन की सफलता की कसौटी जनसंख्या में वृद्धि मानता है। उसके अनुसार जनसंख्या की वृद्धि राष्ट्र की प्रगति की परिचायक है। वह शासन की शक्तियों की वृद्धि के खिलाफ था। उसकी इस धारणा से कि निश्चित अवधि के बाद संविधान पर
पूर्ण विचार करने के लिए लोक सभाएँ बुलाए जाए। संविधान सभाएँ बुलाने की प्रथा प्रारंभ हुई। रूसो के कानून संबंधी विचार। रूसो के अनुसार संप्रभु कानून का निर्माता है। रूसो के अनुसार संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, इसलिए सामान्य इच्छा ही कानून का स्रोत है। रूसो कानून को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति मानता है। संबंध सबसे कहता है, एक कानून संपूर्ण जनता के लिए प्रस्ताव है जिसका संबंध ऐसे विषयों से होता है जिनका संबंध सबसे होता है। इस तरह रूसो के अनुसार कानून के लिए दो बातें आवश्यक है। प्रथम, कानून सामान्य हित से संबंधित होना चाहिए और द्वितीय, उसका स्रोत संपूर्ण जनता होनी चाहिए। रूसो ने कानूनों के 4 प्रकार बतलाए हैं: संवैधानिक कानून, दीवानी कानून, फौजदारी कानून तथा परंपरागत कानून। संवैधानिक कानून वे कानून हैं जो संप्रभु और राज्य के साथ संबंधों का निर्धारण करते हैं। नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून दीवानी कानून कहे जाते हैं। जो कानून आदेशालंबन के लिए दंड की व्यवस्था करते हैं वे फौजदारी कानून है। रूसो ने परंपरागत कानून उन कानूनों को कहा है जो प्रथा या परंपरा के रूप में मनुष्य के आचार विचार को प्रभावित करते हैं। रूसो ने कानून निर्माण के लिए एक विधि निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित की है। चूँकि कानून निर्माण की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है और साधारण जनता इतनी प्रबुद्ध नहीं होती कि वह कानून बना सके, और इसलिए कानून निर्माण की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने के लिए एक विधि निर्माता की आवश्यकता होती है। विधि निर्माता में असाधारण प्रतिभा होती है जिससे वह विधि निर्माण में जनता का मार्ग प्रशस्त करता है। रूसो के अनुसार कानून का सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए क्योंकि वह हमारे आंतरिक संकल्प की अभिव्यक्ति करता है। अतः स्वतंत्रता और कानून की आज्ञाकारिता में कोई विरोध नहीं है। इस ओर संकेत करते हुए वह कहता है कि सच्ची स्वतंत्रता उन कानूनों का पालन करने में है जिन्हें हम स्वयं अपने लिए निर्धारित करते हैं। रूसो के स्वतंत्रता संबंधी विचार। रूसो स्वतंत्रता का मसीहा है। उसने बड़ी ओजस्वी भाषा में स्वतंत्रता का गुणगान किया है। उसने कहा कि स्वतंत्रता मनुष्य का परम आंतरिक तत्व है, अर्थात वह स्वतंत्रता को मानव का आवश्यक गुण मानता है। स्वतंत्रता मनुष्य को नैतिक बनाती है और उसमें उत्तरदायित्व की भावना जागृत करती है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कार्य करना नहीं है। समान इच्छा द्वारा निर्मित कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता है। समान इच्छा के अधीनस्थ रहकर ही मनुष्य स्वतंत्र रह सकता है। समान इच्छा द्वारा निर्मित कानून का अर्थ है स्वनिहित कानून और इसी स्वनिहित कानून के पालन में स्वतंत्रता निहित है। संक्षेप में रूसो ने स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। रूसो इस बात में विश्वास करता है कि कानून के अनुसार
जीवन व्यतीत करना ही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति अपनी इच्छा का ही पालन करता है। रूसो के दर्शन में स्वतंत्रता का विशिष्ट महत्व है। सोशल कॉन्टेंट्स का आरंभ इस प्रसिद्ध है वाक्य के साथ होता है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है। इसका अर्थ है मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र था। आज मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अधिकांश राज्य समान इच्छा पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित है। स्वतंत्रता का पुजारी होने के कारण ही उसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया। रूसो के अभिमत में जैसे ही कोई राष्ट्र अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है, वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसने सत्ता पर बल दिया है। स्वतंत्रता का उपासक होने के कारण रूसो ने दास प्रथा की आलोचना की तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, परंतु दोबारा हस्तगत कभी नहीं की जा सकती है। रूसो की सामान्य इच्छा अथवा रूसो के राजदर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व। राजदर्शन में रूसो को स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, जन संप्रभुता और लोकतंत्र का प्रतिनिधि विचारक माना जाता है। किंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा जन संप्रभुता का समर्थन करते करते उसका चिंतन निरंकुशतावाद में परिवर्तित हो जाता है। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए आदिम मनुष्य को पशु तुल्य, निष्पाप और आदर्श बर्बर बताया है। उसे नैतिकता के विचारों से रहित सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी कहा है। रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। इस अवस्था में मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, संपत्ति और परिवार से रहित स्वर्गीय अवस्था में रहता था। उसका जीवन उदात्त वनचर जैसा था, किंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। संपत्ति रूपी सर्प ने इसमें प्रवेश किया और प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट कर दिया। धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। अंत में इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन मानव समाज के लिए किया गया है। समझौते के परिणाम स्वरूप वे संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। रूसो के शब्दों में प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च
निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। रूसो के सामाजिक समझौते से समान इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। रूसो की समान इच्छा की विशेषताएं अखंडता, अद्वैतता, सर्वोच्चता, अस्थायित्व, निरंकुशता आदि रूसो के सिद्धांत में जनता द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण समान इच्छा को कर दिया जाता है और जनता को किसी भी परिस्थिति में समान इच्छा राज्य के विरोध का अधिकार नहीं है। इसलिए जोन्स ने कहा है कि रूसो के समान इच्छा विषयक सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्थिर तत्व है जो उसे जनतंत्र के समर्थन की ओर से हटाकर निरंकुश शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं। डाइड के अनुसार रूसो समान इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। रूसो का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स का शिष्य विहीन लेवियाथन। वाहन के अनुसार रूसो का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स का लेवियाथन है जिसका मस्तक काट दिया गया है। स्वयं रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रथम संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर कटे सिर वाले लेवियाथन का चित्र दिया था। इसका तात्पर्य है कि हॉब्स ने जो निरंकुश सत्ता राजा को प्रदान की, रूसो ने वही समस्त जनता अथवा समान इच्छा को प्रदान की है। हॉब्स और रूसो की संप्रभुता संबंधी धारणा में समानताएं। हॉब्स तथा रूसो के प्रभु सत्ता संबंधी विचार बहुत कुछ सीमा तक एक से है। समान इच्छा के जो लक्षण रूसो ने बताए हैं वे लगभग वैसे ही है जिनका वर्णन हॉब्स ने अपने संप्रभु में किया है। अंतर केवल यह है कि हॉब्स का संप्रभु एक मानव देव है और रूसो संप्रभु का निवास समान इच्छा में मानवता है या मानता है। इसलिए वाहन का यह कथन ठीक है कि यदि हॉब्स के मानव देव लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की समान इच्छा की होगी। हॉब्स तथा रूसो के प्रभु सत्ताधारी की समानताएं इस प्रकार है। हॉब्स की भांति रूसो भी राज्य समान इच्छा को निरंकुश मानता था या मानता है। हॉब्स के लेवियाथन की भांति रूसो की सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु है। हॉब्स के लेवियाथन की भांति सामान्य इच्छा अखंड है, संगठित इकाई है। लेवियाथन की भांति सामान्य इच्छा सदैव न्याय संगत है और उचित है। लेवियाथन की भांति समान इच्छा के अनुसार या ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती है। इसकी आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य है। लेवियाथन की भांति समान इच्छा कानूनों और विधियों का मूल स्रोत है। हॉब्स की भांति रूसो भी इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य का व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन पर अधिकार होता है और व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है। रूसो के अनुसार समान इच्छा द्वारा निर्मित कानून के अनुसार आचरण करके ही मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि वह अति
निरंकुशतावादी है। 19वीं शताब्दी के जर्मन आदर्शवाद का अग्रदूत है। कॉन्स्टेंट ने लिखा है कि वह सभी प्रकार के निरंकुश तंत्रों का सबसे भयंकर मित्र। ड्यूनिक के शब्दों रूसो जैकोबियन निरंकुशवाद और सीजरवादी तानाशाही का जनक है, और कांट व हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक है। एक दृष्टि से तो रूसो का संप्रभु हॉब्स से भी अधिक निरंकुश है। हॉब्स राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हुए व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार के हित में राज्य का विरोध करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। लेकिन रूसो किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थिति में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। उसकी दृष्टि में सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का प्रतिपादन करती है, और इसलिए वह किसी भी स्थिति में गलत नहीं हो सकती है। स्वयं रूसो के अनुसार जिस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य के शरीर के विभिन्न अवयवों पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया है, उसी प्रकार सामाजिक समझौते ने राजनीतिक सावयव सामान्य इच्छा को शरीर के विभिन्न अवयवों व्यक्तियों के ऊपर पूर्ण निरंकुश अधिकार प्रदान किए हैं। हॉब्स और रूसो के निरंकुशतावादी चिंतन में अंतर। हॉब्स और रूसो के निरंकुशतावादी चिंतन में निम्नलिखित अंतर है। हॉब्स के समझौते से एक यांत्रिक राज्य की स्थापना होती है, जबकि रूसो के समझौते से एक आंगिक राज्य की। हॉब्स का राज्य केवल शक्ति पर आधारित है, जबकि रूसो का राज्य न्याय और नैतिकता पर। हॉब्स का संप्रभु एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि रूसो का समस्त जन समुदाय। हॉब्स का संप्रभु विधि निर्माता, कार्यपालक और न्यायाधीश सभी स्वयं होता है, परंतु रूसो का संप्रभु सिर्फ विधि निर्माता होता है। हॉब्स का व्यक्ति सामाजिक समझौते के द्वारा अपने सब अधिकार संप्रभु को सौंप देता है, और इसके बदले में उसे आत्म सुरक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसके विपरीत रूसो का व्यक्ति सब कुछ खोने पर भी कुछ नहीं खोता है, क्योंकि वह भी संप्रभुता में भागीदार होता है, और जो अधिकार अपने ऊपर वह अन्य की देता है, वही अधिकार वह स्वयं दूसरों के ऊपर पा लेता है।
हॉब्स के स्वयं प्रभु पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, परंतु रूसो की समान इच्छा के लिए उसका न्यायपूर्ण और नैतिक होना आवश्यक है, और वह तभी संभव है जब वह सार्वजनिक कल्याण की भावना से कार्य करे। संक्षेप में हॉब्स और रूसो दोनों की संविदा के अंतर्गत यद्यपि व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्तियों का समर्पण करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि रूसो इस समर्पण के बाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखता है। हॉब्स ही संविदा के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। रूसो का राज्य भी निरंकुशता की दृष्टि से हॉब्स जैसा है, किंतु हॉब्स की निरंकुशता प्रभु सत्ता संपन्न राजा की स्वेच्छाचारिता का पोषण करती है। वहाँ रूसो की सामान्य इच्छा की प्रभु सत्ता का सिद्धांत जनता की प्रभु सत्ता का प्रतीक है। रूसो के राज दर्शन की आलोचना। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत रूसो की विचारधारा बहुत अधिक आलोचना का विषय रही है। रूसो का दर्शन उसके पाठकों के लिए एक पहेली है, एक और तो उसे महान दार्शनिक समझा जाता है, जिसका राज्य के स्वरूप के विषय में ज्ञान अन्य किसी भी विचारक की अपेक्षा अधिक था, तो दूसरी ओर उसे मिथ्याचारी तथा उलूक वाणी विशेषणों से पुकारा गया है। वाल्तेयर, जो रूसो का समकालीन था, रूसो के दर्शन पर व्यंग करते हुए लिखता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से मुझे दोनों हाथों और पैरों पर चलने की इच्छा होती है। लेमीटर के अनुसार उसकी पुस्तक में असंगतियों की भरमार है। रूसो की विचारधारा में प्रमुख रूप से निम्न दोष बताए जाते हैं। उसकी विचारधारा में असंगतियाँ एवं विरोधाभास। रूसो की विचारधारा असंगतियों और विरोधाभासों से भरी पड़ी है। वह अपने सामाजिक समझौते का आरंभ व्यक्ति के अधिकारों पर बल देने वाले व्यक्तिवाद से करता है, किंतु इसकी समाप्ति व्यक्ति पर प्रभुता रखने वाली निरंकुश और समष्टिवादी विचारधारा के साथ करता है। वाहन ने ठीक ही लिखा है कि एक और तो वह राज्य प्रबल पोषक था, दूसरी ओर व्यक्ति का उग्र समर्थक था, और वह इन दोनों विरोधी आदर्शों को नहीं छोड़ सका। एक और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, दूसरी ओर उसे राज्य का दास बनाता है। एक और सहिष्णुता की नीति का उपदेश देता है, दूसरी ओर अपने गणराज्य से नास्तिकों को निष्कासित करता है। इन विरोधाभासों के कारण ही मार्ले ने उसके बारे में लिखा है कि यद्यपि रूसो एक महान विचारक कहा जाता है, किंतु वह नहीं जानता कि विचार किस प्रकार किया जाता है। निरंकुशतावाद का समर्थक। रूसो दार्शनिक आधार पर निरंकुशतावाद का समर्थक बन गया। उसने असीमित, अविभाज्य एवं अनियंत्रित संप्रभुता का प्रतिपादन किया। उसने राज्य को ही अधिकारों का श्रेष्ठता बतलाया। उसने कहा कि जो व्यक्ति समान इच्छा का पालन नहीं करेगा, उसे सारा समाज आज्ञा पालन के लिए मजबूर करेगा।
इसका अर्थ यह है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह स्थिति रूसो के दर्शन में स्वतंत्रता की दुविधा के नाम से जानी जाती है। रूसो व्यक्ति को समान इच्छा या प्रभुसत्ता के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं देता। वह समान हित की बलि देवी पर व्यक्तिगत अधिकार की भेंट चढ़ा देता है। वह समान इच्छा के समुद्र में व्यक्ति की इच्छा को डुबो देता है। वह एक को अनेक की भीड़ में खो देता है। इस प्रकार लोकतंत्र का यह महान पुजारी निरंकुश राज सत्ता की स्थापन करता है। इसलिए डुगवी ने उसे जैकोबिन निरंकुशवाद का जन्मदाता तथा कांट और हीगल के निरंकुशवादी सिद्धांतों को प्रेरणा देने वाला कहा है। मानव स्वभाव संबंधी आदर्शात्मक विचार। रूसो का मानव स्वभाव संबंधी विचार काल्पनिक व आदर्शात्मक है। वह मनुष्य को भला, शांत एवं भोला भाला मानता है, जबकि मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई व बुराई दोनों ही पाई जाती है। बुद्धिवाद और प्रगति का विरोधी। रूसो बुद्धिवाद, विज्ञान और कला का विरोधी है। भावुकतावाद के प्रति अत्यधिक विश्वास रखने के कारण वह यह मानता था कि जीवन यापन विवेक के अनुसार नहीं वरन भावना के अनुसार किया जाना चाहिए। उसकी अपील भावनाओं की अपील थी, तर्क की नहीं। उसकी यह मान्यता थी कि विवेक, कला और विज्ञान ने मनुष्य का पतन कर दिया है और इसलिए उसका कल्याण तभी संभव है जबकि वह इनसे मुक्त होकर पुनः प्रकृति की ओर लौटे। इसलिए आलोचकों ने रूसो को प्रगति विरोधी कहा है। वॉल्टेयर ने जब रूसो से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रति प्राप्त की तो अपने धन्यवाद पत्र में लिखा, श्री मान जी, मैंने मानव जाति विरोधी आपकी नवीन पुस्तक प्राप्त की, जिसके लिए आपको धन्यवाद। हमें पशु बनाने के प्रयत्न में जितना परिहास आपने किया है उतना कभी भी किसी ने नहीं किया है। आपकी पुस्तक को पढ़ने से यही जी जाता है कि चारों हाथों तथा पैरों से चलने लगूं, परंतु इस अभ्यास को छोड़े हुए मुझे लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं, अतः अब इसे अपना सकना असंभव है। वॉल्टेयर ने अपने एक अन्य पत्र में यहाँ तक लिखा कि रूसो में और दार्शनिक में उतना ही साम्य है जितना बंदर और आदमी में है। रूसो का महत्व और योगदान। राजनीतिक विचारों के इतिहास में रूसो का नाम अमर है। वह आम आदमी का भावुक दार्शनिक था। उसे क्रांति का अग्रदूत तथा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवारा मसीहा कहा जाता है। डनिंग के शब्दों में रूसो का दर्शन निश्चय मूलक की उपेक्षा व्यंग्यात्मक अधिक है, परंतु रूसो की कल्पनाओं व मिथ्या उक्तियों ने जनता को जितना अधिक प्रभावित किया उतना मॉन्टेस्क्यू की संतुलित तर्कना तथा गंभीर पर्यवेक्षण तक ने नहीं। उसके बाद है GDH कोल ने रूसो को राज दर्शन का पिता कहा है। उसके अनुसार सोशल
कॉन्ट्रैक्ट राजदर्शन की दृष्टि से महानतम ग्रंथ है। यह कहना भूल है कि राजनीतिक विचारों पर रूसो का प्रभाव मात्र प्राय है, उसके विपरीत वह बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दर्शन को रूसो का योगदान इस प्रकार है। समान इच्छा का सिद्धांत रूसो के राजदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उसके समान इच्छा संबंधी विचार, समान इच्छा सिद्धांत ने राजनीतिक जीवन में समुदाय के महत्व की और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। डनिंग के अनुसार इन्हीं विचारों के द्वारा रूसो ने राष्ट्र राज्य संबंधी विचारों को बल दिया। लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा समान इच्छा के सिद्धांत से भी अधिक महत्वपूर्ण देन रूसो की लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा है। रूसो ने बताया कि राजनीतिक संस्था का स्वरूप कुछ भी हो, उसमें जनता की संप्रभुता एक तथ्य है। उसने कहा, प्रभु सत्ता जनता की समान इच्छा में निहित है। सरकार सर्वोच्च सत्ता रखने वाली जनता की सेवक मात्र है। जनवाणी देववाणी है। शासन का आधार जनता की सहमति है। राष्ट्रवाद का उद्घोषक रूसो यद्यपि राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं था, किंतु समूह की एकता और दृढ़ता की भावनाओं पर बल देकर उसने राष्ट्रभक्ति को एक आदर्श रूप दिया। रूसो ने समान इच्छा के अपने सिद्धांत द्वारा राष्ट्रवाद के नैतिक पक्ष को पुष्ट किया। रूसो की सामान्य इच्छा को राष्ट्र की आत्मा के रूप में मानकर हीगल ने एक ऐसे आदर्शवाद का प्रतिपादन किया जो उग्र राष्ट्रवाद में परिणत हुआ। रूसो के राजदर्शन में व्यक्तिवाद, निरंकुशतावाद, समाजवाद और लोकतंत्र। रूसो के राजदर्शन में समाजवाद, निरंकुशतावाद और लोकतंत्र की विचारधाराओं का अपूर्व सम्मिश्रण मिलता है, जो इस प्रकार है। रूसो के दर्शन में व्यक्तिवाद के बीच दिखलाई देते हैं। वेपर के अनुसार वह अति व्यक्तिवादी है। समस्त व्यक्तिवादियों में अधिक या आधुनिक और महानतम व्यक्तिवादी है। उसने स्वतंत्रता और समानता को मनुष्य का स्वाभाविक सद्गुण माना और उसके सिद्धांत में व्यक्ति की स्वतंत्रता लोक से भी अधिक महत्वपूर्ण है। रूसो के राजदर्शन में निरंकुशतावाद रूसो के दर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व भी मौजूद है। रूसो के अनुसार संप्रभुता समान इच्छा की कार्यान्वित है। समान इच्छा को संप्रभु मानने का आधार सामाजिक समझौता है। समान इच्छा पर दैवी और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। यही कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है, नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। इसकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता। जो इसकी अवज्ञा करता है उसे इसका पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो की समान इच्छा उन सभी लक्षणों सर्वोच्चता, अखंडता, निरंकुशता आदि से पूर्ण है जो निरंकुशता के आधार समझे जाते हैं। और इसी आधार पर डाइड ने लिखा है कि रूसो समान इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। रूसो के सामाजिक समझौते में निरंकुशतावाद का एक प्रमुख तत्व यह है कि समझौते में व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों का समर्पण कर देता है और समझौते के परिणाम स्वरूप
उत्पन्न समान इच्छा पूर्ण तथा निरंकुश है। रूसो के समझौते सिद्धांत के आधार पर जिस राजनीतिक समाज की रचना होती है वह पृथक व्यक्तियों का समूह मात्र है, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के हितों का साधन करना मात्र हो, अपितु समाज एक सावयव है और व्यक्ति उसके अभिन्न अंग है। समान इच्छा इस सावयव को विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती है और समाज रूपी इस सावयव को अपने अंगों व्यक्तियों पर निरंकुश सत्ता प्राप्त है। रूसो की इस धारणा को जर्मन आदर्शवादी हीगल ने अपनाया। हीगल को प्रशिया के निरंकुश राज का समर्थन करने की प्रेरणा रूसो से मिली। रसेल के अनुसार रोबोस्पियर का आतंक राज्य और बोल्शेविक रूस तथा नाजी जर्मनी के अधिनायक वाद भी रूसो की शिक्षाओं का परिणाम है। रूसो लोकतंत्र का अग्रदूत। रूसो को लोकतंत्र का पुजारी कहा जाता है। उसने जनता की प्रभुसत्ता के विचार को फ्रेंच राज क्रांति के माध्यम से आधुनिक काल का सबसे प्रभावशाली विचार बनाया। उसके मतानुसार सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित रहती है। समान इच्छा जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है और यह इच्छा सदैव जनता के समान हित के पोषण और वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है। रूसो के सामाजिक अनुबंध से व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता के वे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं जो लोकतंत्र का आवश्यक तत्व समझे जाते हैं। उसकी स्वतंत्रता पर लगाए गए कानूनी बंधन वस्तुतः बंधन नहीं है, क्योंकि कानून समान इच्छा द्वारा बनाया जाता है और समान इच्छा में उसकी अपनी इच्छा सम्मिलित होती है। अतः यदि उसकी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो वे उसकी अपनी इच्छा से प्रादुर्भाव होने के कारण प्रतिबंध नहीं रखते हैं और स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते हैं। रूसो की व्यवस्था में व्यक्तियों को समानता का अधिकार भी प्राप्त होता है, क्योंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के समान सर्वोच्च अधिकार और कर्तव्य रखता है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व शासन के कार्य में जनता की सहमति और सहयोग तथा भागीदारी है। रूसो समान इच्छा के सिद्धांत द्वारा शासन में जनता के सहयोग और भागीदारी पर बहुत बल देता है। इस तरह वह लोकतंत्र के सभी आधारभूत तत्वों और मौलिक विचारों का प्रबल पोषक है। रूसो के दर्शन में समाजवाद। रूसो के विचारों में समाजवाद के कई तत्व दिखलाई देते हैं। समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज का अधिक महत्व देता है। रूसो की समान इच्छा भी शक्ति के हित की अपेक्षा समाज के हित को अधिक महत्व देती है। रूसो ने समानता पर काफ़ी जोर दिया है। उसकी यह दृढ़ मान्यता है कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता नहीं टिक सकती है। वह आर्थिक विषमता को समाप्त करना चाहता है। उसने निजी संपत्ति पर प्रबल प्रहार किए हैं। उसके अनुसार राज्य को विलासिता संबंधी वस्तुओं पर भारी कर लगाना चाहिए। समस्त भौतिक का स्वामी राज्य है। रूसो ने वस्तुतः समाज में आर्थिक विषमता को ही सभी बुराइयों की जड़ माना है। सारांश। महान दार्शनिक अपने विचारों तथा अपनी रचनाओं के कारण जाने जाते हैं, न कि अपने जीवन की घटनाओं के कारण। उनके जीवन में प्रायः ऐसी घटनाएं कम होती है जो समान व्यक्तियों के लिए दिलचस्पी का कारण बने, परंतु यह बात रूसो पर लागू नहीं होती। वह अपनी रचनाओं के लिए तो विश्वविख्यात है,
परंतु उसका जीवन भी अत्यंत उत्तेजनापूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है। जीन जैक्स रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ। उसके पिता का नाम आइजक रूसो था, जो धार्मिक अत्याचारों के कारण फ्रांस से भागकर जिनेवा चला गया था। रूसो के प्रजनन के समय उसकी माता का देहांत हो गया। उसका पिता एक घड़ी साज था, पर नृत्य में उनकी इतनी रुचि थी कि उसके विशेषज्ञ बनने की धुन में वह अपना व्यवसाय छोड़ चुका। जब रूसो केवल 10 वर्ष का था, उसके पिता ने झगड़े में एक व्यक्ति को बुरी तरह घायल कर दिया और दंड के भय में जिनेवा छोड़कर भाग गया। भागने से पहले वह रूसो को उसके चाचा के संरक्षण में छोड़ गया। 2 वर्ष तक उसके चाचा ने उसे शिक्षा देने के लिए बाइसी नगर में रखा। उसके पश्चात वह वापस जिनेवा लाया गया। यहाँ पर उसे खुदाई का काम सीखने के लिए एक व्यक्ति के पास रखा गया। वह व्यक्ति उसे कार्य सिखाने के लिए अत्यंत निर्दयतापूर्वक पीटा करता था। एक दिन रूसो अपने स्वामी की दुष्टता से तंग आकर घर से भाग निकला। रूसो इसके बाद फ्रांस पहुंचा और अपने जीवन के भरण पोषण के लिए फ्रांस के विभिन्न स्थानों में निरुद्देश भ्रमण और आवारागर्दी करता रहा। उसने छोटी मोटी चोरियां भी की। जो भी धंधा किया उसे छोड़ दिया। जहां भी नौकरी की वहां से उसे निकाला गया। सन 1750 ईस्वी में रूसो के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने रूसो के जीवन में क्रांतिकारी मोड़ उपस्थित कर दिया। प्रसिद्ध दार्शनिक दिदरो से मिलने के लिए एक दिन जब रूसो सड़क पर जा रहा था, तो रास्ते में उसे अखबार का एक पृष्ठ पड़ा हुआ मिला। इसमें पेरिस की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था डिजॉन एकेडमी की ओर से उसमें निबंध प्रतियोगिता का एक विज्ञापन था। इस निबंध प्रतियोगिता का विषय था, विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसे विशुद्ध करने में। इस विज्ञान को पढ़ते ही रूसो के मन में सैकड़ों विचारों का स्रोत फूट पड़ा। रूसो के शब्दों में उसका मस्तिष्क हजारों प्रकाश की किरणों से चकाचौंध हो गया। समाज के प्रति उसके क्रांतिकारी विचारों का एकाएक स्रोत फूट निकला। रूसो ने क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत निबंध लिखा। उसने यह सिद्ध किया कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का पतन किया है। रूसो की विचारधारा पर उसके युग की परिस्थितियों तथा अनेक राजनीतिक दार्शनिकों का प्रभाव दिखाई देता है। मोटे तौर पर हम रूसो पर दिखाई देने वाले प्रभावों को निम्न भागों में बांट सकते हैं। रूसो के विचार पर जॉन लॉक और प्लेटो का स्पष्ट प्रभाव है। बार्कर ने लिखा है कि रूसो ने आरंभ तो अवश्य ही लॉक से किया, लौटकर वह प्लेटो के रिपब्लिक तक पहुंचा और फिर आगे बढ़कर हीगल की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। प्लेटो और अरस्तु की भांति रूसो ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का पूर्ण जीवन केवल समाज में ही संभव है। राज की अधीनता मनुष्य इसलिए स्वीकार करता है कि राज उसका नैतिक नियंत्रण करे और व्यक्ति को अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने में सफल हो। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना करते समय रूसो पर हॉब्स और लॉक के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस की तत्कालिक परिस्थितियों से भी रूसो प्रभावित हुआ। उस समय मुख्य प्रश्न यह था कि निरंकुश राज सत्ता, सामंतशाही और चर्च की
अतियों से सामान्य जनता को कैसे राहत मिले। रूसों के सामने राजत्व की संप्रभुता के समर्थन के स्थान पर सामान्य जनता के लिए शासन की क्रूरता और चतुर्दिक शोषण से मुक्ति का प्रश्न था। दर्शन में रूसों को स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, जन संप्रभुता और लोकतंत्र का प्रतिनिधि विचारक माना जाता है। किंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि अपनी समान इच्छा के सिद्धांत द्वारा जन संप्रभुता का समर्थन करते करते उसका चिंतन निरंकुशतावाद में परिवर्तित हो जाता है। रूसो स्वतंत्रता तथा समानता का पुजारी था, मगर व्यक्ति को राज्य के खिलाफ अधिकार न दे सका। वह सामान्य हित तथा समान इच्छा का असाधारण दार्शनिक था। उसने लौकिक प्रभुत्व का सिद्धांत दिया, सामान्य हित को व्यक्तिगत हित से महत्वपूर्ण बताया, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया, जनता द्वारा कानून बनाने और राजनीति में हिंसा लेने का उचित ठहराया। राज्य का हित सामान्य हित, राज्य का आधार सामान्य इच्छा बताया और यही उससे प्रगतिशील विचार थे। संपत्ति के बुरे प्रभाव को रूसो ने अच्छी तरह देखा। समाज को गरीब अमीर में बटे देखा, मनुष्य के शोषण को बुरा ठहराया, मगर वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में 18वीं शताब्दी के उभरते हुए पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष न देख सका और एक प्रकार वह समाज में एकता का थोथा आधार दे चला। रूसो के प्रभाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके दर्शन में आधुनिक काल की सभी प्रमुख विचारधाराओं समाजवाद, अधिनायकवाद तथा व्यक्तिवाद के बीच मिलते हैं। वार्कर ने उसे व्यक्तिवाद का प्राण माना है। जर्मन और ब्रिटिश आदर्शवाद का तो वह अग्रदूत ही है। फ्रांस की राज्य क्रांति का सेहरा भी रूसो के क्रांतिकारी विचारों को है। फ्रेंच क्रांतिकारी के बारे में वर्क ने लिखा है, रूसो ही उसकी बाइबिल है, उसे ही वे पढ़ते हैं, मनन करते हैं। अमेरिकन तथा अन्य संविधानों में आरंभ के शब्द हम लोग रूसो की आवाज़ है। कोल ने ठीक लिखा है कि रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीति शास्त्र की एक सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक है। लेनसन के इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आधुनिक युग को लाने वाले समस्त मार्गों पर हम उसे खड़ा हुआ पाते हैं। रूसो का उद्देश्य सत्ता और स्वतंत्रता का तालमेल स्थापित करना था। व्यावहारिकता में वह सत्ता की गोद में स्वतंत्रता को विलक्षणता छोड़ गया। रूसो के बाद आने वाले तानाशाहों ने रूसो का दुरुपयोग किया, जिन्होंने जनता के हित की दुहाई देते हुए अनुशासन, शक्ति, व्यवस्था आदि के नाम पर अपनी इच्छा को समान इच्छा बताते हुए नागरिकों के अधिकारों को समेटकर अपनी शक्ति की भूख मिटाई। शब्दकोश: अधिनायकवाद, निरंकुश तंत्र का सिद्धांत। अधिनायकवाद यानी निरंकुश तंत्र का सिद्धांत। दुविधा, हिचकिचाहट। अभ्यास प्रश्न, रिव्यू क्वेश्चन। तो साथियों, इसको क्या है कि ये आप लोग समझ करके और अपने हार्ड कॉपी में लिखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी के द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है। स्वमूल्यांकन, संदर्भ पुस्तकें, और फिर हम लोग अगले क्लास में इकाई 9 जेरेमी बेंथम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 9 इकाई तक अध्ययन किया है। कौन कौन है तो उसका जो है हम लोग एक बार
मौखिक रिव्यू कर लेते हैं। पहले हमने देखा सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उसके बाद हीगल, उसके बाद हमने हॉब्स, और उसके बाद हम लोग देखे जैक यानी कि रूसो के बारे में। और रूसो का यहाँ पर जो पूरा नाम दिया गया है जीन जैक्स रूसो, ये सभी के हम लोग क्या है कि देखे हैं। और उसके बाद जो है आगे की जो थिंकर है उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि वह थिंकर क्या विचार दिए हैं राज्य के बारे में, समाज के बारे में और व्यक्ति के बारे में। इस सभी पर चर्चा करने के बाद हम यह आशा करते हैं कि आप लोगों का मानसिक जो विकास है वह बहुत ही बेहतरीन होगा। और सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में इथिक्स और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें बहुत ही आपको यह सहयोगी होंगे। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक क्या है कि पढ़ने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद प्यारे साथियों।